हाँ अब स्टार्ट हो गई। ओके, अब सबसे पहली चीज ये है कि जो उन्होंने लिखा कि जो हमारी कार्मिक साइकिल है या जो हमारे कार्मास है वो एक टेंडेंसी के हिसाब से चलते हैं। अब सबसे पहले हमें इसको समझना है कि वो जो ये चीज कह रहे हैं वो एक्चुअली में क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर आप इसको प्लेन इंग्लिश में सोचोगे तो वो तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को ये समझ में आएगा कि मेरी जो कार्मिक साइकिल है वो इन्फ्लुएंस हो सकती है, वो मेरी टेंडेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है, या वो मेरी टेंडेंसी से अफेक्ट हो जाएगी। एक नॉर्मल इंसान ऐसे समझेगा। तो इसका अगर हम आगे मीनिंग निकालेंगे तो ये पता चलेगा कि फिर कार्मिक साइकिल की एज सच तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हम्म। कार्मिक साइकिल की एज सच तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि अगर वो इन्फ्लुएंस होकर चलेगी इसका मतलब मेरी कार्मिक साइकिल मुझे तो गाइड नहीं कर सकती फिर। विच या मीन्स एवरीथिंग इज टेंडेंसी बेसिकली, या करेक्ट। हाँ, तो मतलब एक नॉर्मल आदमी तो यही सोचेगा ना कि यार अगर ऐसे है तो फिर मेरी कार्मिक साइकिल का मेरी जिंदगी और मेरे पाथ से तो कोई लेना देना ही नहीं है, हम्म। क्योंकि वो तो इन्फ्लुएंस हो सकती है, वो मुझे मिस डायरेक्ट कर सकती है। Okay, I have a question. हाँ जी। So can you just give us a small example like about influence in karmic cycle? हाँ, मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ, बिकॉज अब मैं वहां लेके जा रहा हूँ कि जहां से ये शुरू होता है। बिकॉज Okay. देखो, हमें ना ये समझना जरूरी है कि ये प्रोसेस कैसे शुरू होता है। हम उसके आउटकम के ऊपर डिस्कस तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमें ये नहीं समझ में आएगा कि ये शुरू कैसे होता है और ये जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्ड कैसे होता है एक इंसान की लाइफ में, तो हम इसके कोर अंडरस्टैंडिंग को समझ नहीं पाएंगे। सो लेट्स गो बैक कि जब एक ह्यूमन बीइंग जो है वो एक बच्चे के रूप में पैदा होता है, वो एक न्यू बॉर्न चाइल्ड है, राइट। जो न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है, देखो, कोई भी सोल रीइंकारनेट करने से पहले ये तो आइडेंटिफाई करती है कि इस रीइंकारनेशन में मुझे मेरे माइलस्टोन्स क्या होंगे पूरी लाइफ के, और मेरे को क्या क्या सीखना है, कितनी मुझे अवेयरनेस लेनी है, ये उसे पहले पता होता है। तभी वो चूज करती है कि मुझे इस एनवायरनमेंट के अंदर रीइंकारनेट करना है। लेकिन जो ब्यूटीफुल चीज है वो ये है कि वो जैसे ही रीइंकारनेट करके बर्थ लेती है प्लैनेट के ऊपर, तो वो ये सारी चीजें भूल जाती है। क्योंकि यही तो है, अर्थ पे आने का मतलब ही यही है कि आप खुद को एक्सप्लोर करोगे इन द जर्नी कॉल्ड लाइफ, एंड यू विल अंडरस्टैंड, यू विल बी, you know, it is a testing playground of God for souls, to make souls better, to make souls aware, to make souls realize about their true potential, so that जब सोल अपनी ट्रू पोटेंशियल को रियलाइज कर लेगी तो वो वापस उसी सोर्स में जाके मिल जाएगी, और वो सोर्स जो है वो पहले से भी ज्यादा इवॉल्व हो जाएगा, राइट। यही तो मोटिव या है, और यही तो डेफिनेशन है भगवान की, जो कहते हैं कि वो निराकार है, निरंतर है, वो हमेशा इवॉल्व कर रहा है। वो इवॉल्व इसलिए कर रहा है क्योंकि वो तुम्ही में तो है, वो तुम्ही में और तुम उसी के अंदर हो। इसीलिए तो बोला जाता है आई एम द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड इज विद इन मी। और गुरु नानक जी ने अपनी बात में ये बहुत क्लियरली बोला था कि सबका मालिक एक का मतलब यही था कि वो डिवाइन एनर्जी सबके लिए एक ही जैसी है, और उसी डिवाइन एनर्जी से ही हमारी सोल आई है बाहर। वो अपने आप को जानती है, अपने आप को रियलाइज करती है, और वो जब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाती है उसके बाद वो अपने सोर्स में ही जाके विलीन हो जाती है। और वो सोर्स जो है वो पहले से भी ज्यादा नॉलेजेबल हो जाता है, पहले से भी ज्यादा वाइज हो जाता है, पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, और पहले से भी ज्यादा हम्बल हो जाता है। वो और ज्यादा केयरिंग हो जाता है, क्योंकि वो सीख रहा है ना। इट इज अ लर्निंग प्रोसेस फॉर द डिवाइन एनर्जी इटसेल्फ। तो अब आते हैं कि बच्चे ने जन्म लिया, उसने एक पर्टिकुलर फैमिली के अंदर जन्म लिया। अब उस पर्टिकुलर फैमिली का एक एनवायरनमेंट है जिसके हिसाब से वो बच्चा बड़ा होगा, ठीक है। अब वो बच्चा बड़ा होगा तो ऑब्वियसली जो भी पेरेंट्स हैं या दूसरे रिलेटिव्स हैं, वो सब अपने हिसाब से बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए जो उन्होंने सीखा और जो उनके हिसाब से सही था उसी हिसाब से वो उस बच्चे को ट्रीट करेंगे, और उसको गाइडेंस देंगे, उसको सिखाएंगे, उसको डराएंगे, उसे मारेंगे, उसे पीटेंगे, उसे सिखाने की कोशिश करेंगे, उसकी एक रूटीन बनाएंगे। अब मतलब ये बच्चे का नया बिलीफ सिस्टम शुरू हो जाएगा बचपन से, कि मतलब हाँ whatever जी, whatever they know they will give belief to the child, and he will. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, क्योंकि यही तो प्रोसेस है, यही तो प्रैक्टिकल एग्जिस्टिंग में प्रोसेस है, ऐसे ही तो होता है। अब
जो भी वो बिलीव्स मिल रहे हैं, जो भी वो वैल्यूज मिल रही हैं, वो क्या उस बच्चे के सोल पाथ के साथ अलाइन हो रही है या नहीं हो रही है, ये किसी को नहीं पता है। क्योंकि उस स्टेज पर और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई ये नहीं सोचता कि जो मैं इस बच्चे को दे रहा हूँ क्या ये उसके सोल पाथ के साथ अलाइन होगा कि नहीं होगा। वो इसलिए नहीं सोचते क्योंकि हमें यही नहीं पता होता कि हर इंसान का अपना सोल पाथ है, हर इंसान करेक्ट। का अपना लाइफ पाथ है। तो ये चीज तो आती नहीं। जब ये चीज नहीं आती तो उस समय ये कहना कि आप बच्चे को बचपन से ही इन्फ्लुएंस करके गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हो, ये कहना गलत है। क्योंकि जिसको खुद ही नहीं पता कि कौन सी डायरेक्शन सही या गलत है, उसके ऊपर हम कैसे उसको कह सकते हैं कि गलत है सही है। करेक्ट। तो करेक्ट। अब क्या होता है, जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो अपनी कुछ वैल्यूज को इम्बाइब करने की कोशिश करता है, उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है और उनको अपनी जिंदगी में ढालने की कोशिश करता है, क्योंकि यही तो उसे सिखाया जाता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बच्चा जब उन चीजों को कर रहा होता है उसके अंदर उसे अनईजीनेस होती है, क्योंकि उसका जो सबकॉन्शियस एरिया है वो उसे उसको वो रिजेक्ट करता है, उसके साथ वो कॉन्फ्लिक्ट करता है। लेकिन बच्चा उस अनईजीनेस को और उस एक्सपीरियंस को बयान नहीं कर सकता, उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता लोगों को जो उसके आसपास है सही तरीके से। उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो अनईजीनेस होता है, वो चिड़चिड़ापन होता है, वो रोना धोना होता है, वो किसी भी चीज के लिए जिद करना होता है। ये जितनी भी चीजें होती हैं जब आप एक बच्चे के साथ देखते हो, ये तभी होती है जब वो अंदर से अनईजी फील कर रहा होता है। या कभी जब बच्चे के पेट में दर्द होता है। अब छोटे बच्चे तो नहीं मुंह से बोल सकते ना मेरे पेट में दर्द है। तो जब वो रोता है तो हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो डॉक्टर यही कहते हैं ना कि देखो छोटे बच्चे जब बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं तो फिजिकली यहाँ यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, उसको चेक कर लेते हैं। और वो उसके हिसाब से जब उनको दवाइयाँ देता है या कोई भी सिरप देता है, उसकी बाद अगर बच्चे की वो पेन खत्म हो जाती है तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं और इसको बिलीव कर लेते हैं कि ठीक है उसके पेट में दर्द था, बाल जीवन गुट्टी दे दी, उसका पेट ठीक हो गया। या उसको हमने मेडिसिन दे दी और उसका पेट जो है वो ठीक हो गया है, तो अब वो ठीक है, अब वो हेल्दी है। यही हमारे एक्सपीरियंस में आता है ना। देखो जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए पेडियाट्रिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, एक्सपीरियंस लोग भी हैं। लेकिन एक बच्चा इमोशनली जो डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है उसको समझने के लिए बहुत सारे लोग नहीं हैं। क्योंकि वो उस लेवल पे जो उस चीज को सोचेगा, एक्सेप्ट करेगा, तभी तो उसके बारे में सुनेगा ना और उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा। हमें ये नहीं पता कि ये भी होता है। एक बच्चा इमोशनली भी अनईजी हो सकता है किसी वजह से, या उसको दिक्कत हो सकती है, वी डोंट नो, क्योंकि हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, हमने कभी उसको स्टडी किया ही नहीं। बट बच्चे की मदर तो काफी तक समझ जाती है फिर भी, मतलब टू सम एक्सटेंट देखिए, मदर कैन। बच्चे की जो मदर होती है वो उसके इमोशनल एनर्जी को समझती है, उसका रीजन क्या है वो नहीं समझ सकती। उसके जो इमोशनल वाइब्रेशनल चेंज होता है वो उसको तो समझ जाती है। और बहुत कुछ वो इसलिए भी आइडेंटिफाई कर लेती है क्योंकि वो इमोशनल वाइब्रेशन जब वो खुद के साथ महसूस उन्होंने जब कभी भी किया था तो उसका रीजन क्या था, वो उस हिसाब से उसको इंटरप्रेट करती है। क्योंकि फीमेल जो है वो बहुत सारी वाइब्रेशंस को अंडरस्टैंड करती हैं, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत सारी वाइब्रेशंस उन्होंने खुद भी फील की होती हैं, देखी होती हैं, विटनेस की होती हैं। तो वो उस एग्जाम्पल के बेसिस पर वो अपने बच्चे की वाइब्रेशन को फील करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हैं कि ये प्रॉब्लम होगी। अब बच्चे से पूछेंगी तो कैसे जवाब देगा, वो तो बोल नहीं इट विल सकता। बी डिफिकल्ट बस। अभी तो बोल नहीं सकता, और जब बोल भी सकेगा तो वो वर्ड्स कहाँ से लेके आएगा जब तक उसकी वोकैबुलरी नहीं बनेगी, है ना। तो उस केस में मदर ये तो कोशिश कर सकती है कि जो भी चीज उसे लगती है इसकी वजह से है, जब वो उसको रिजॉल्व करने के लिए कोशिश करेगी, अगर उससे बच्चे का जो अनईजीनेस है अगर वो मैनेज हो रहा है या वो सेटल हो रहा है, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो हमने सोचा था वो ठीक है। लेकिन वो श्योर शॉर्ट आंसर नहीं है, क्योंकि जब तक हमें खुद एक सोल खुद ये बात नहीं कम्युनिकेट करेगी प्रॉपर तरीके से, हम उसको कैसे मान ले कि वो सही है। और इस टाइम पे हमारा उन चीजों को अज्यूम करना इसलिए भी जरूरी और इम्पोर्टेंट है बिकॉज हम अपने बच्चे को एक अच्छे एनवायरनमेंट में लेके जाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि उसको दिक्कत हो, उसे प्रॉब्लम हो या वो अनईजी हो। हम क्यों चाहेंगे, हम नहीं चाहते, हाँ, राइट। हम नहीं चाहते। okay.
I have a question. Please ask. Okay, so okay, so the child is feeling uneasy and he or she is not getting that environment where he or she is being understood. So is that because of the karmic cycle? Is it because of influence or a past life? Like, where does karma come in? हाँ, अभी मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ ग्रेजुअली. अब जब ये वाली Okay. सिचुएशन होती है तो एक इंसान के जो थॉट प्रोसेस है वो हो सकता है कि उसके सोल जर्नी के साथ अलाइंड हो सकता है नहीं हो. मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने देखा है वो नहीं होता, क्योंकि जब सोल ये डिसाइड करती है कि मुझे ये एक्सपीरियंस चाहिए, उसके लिए मुझे ये एनवायरनमेंट चाहिए, तो ये एनवायरनमेंट उसका पार्ट है. दिस इज व्हाट सोल हैज डिसाइडेड टू वॉक in this particular path to become more aware and to become and to raise its awareness in this reincarnation. तो ये सोल का ही डिसीजन है, उसको जो भी पाथ मिल रहा है, जो भी थॉट प्रोसेस मिल रहे हैं. हाँ, सोल जो देखती है वो सिर्फ वो एक कंसोलिडेटेड वे में देखती है कि मुझे इस एनवायरनमेंट के अंदर ये वाइब्रेशनल एनर्जी चाहिए. वो किस वजह से आएगी और क्या उसके निटी-ग्रिटीज होंगी या उसकी डिटेल्स क्या होंगी, ये वो नहीं देखती है. Look, please understand, everything comes down to the way it is being vibrated, not how and not who did it. It's not important. What is important is कि क्या मुझे ये वाइब्रेशन को रिसीव करना है, उसका मीडियम और उसका जरिया कोई भी हो सकता है. तो मेरा फोकस वो इंसान या वो ऑब्जेक्ट नहीं है जिससे वो हुआ है. मेरा फोकस ये होना चाहिए कि जो ये वाइब्रेशन मुझे मिली है, इससे मेरी अवेयरनेस में ये मुझे कहाँ हेल्प करेगी, मुझे उसको सोचना है. सो माई थॉट प्रोसेस हैज टू बी डिफरेंट. अब बच्चों के केस में इतनी अवेयरनेस तो नहीं होती ना. वो जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो जो भी उन्होंने सीखा होता है या जो भी उन्होंने अंडरस्टैंड करा होता है वो उसके बेसिस पर बिहेव करते हैं. ये जो बिहेवियर है, जो कि आदत बन जाता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जिसको लोग, अगर वो सही नहीं है तो लोग उसको टेंडेंसी का नाम देते हैं. वो ये कहते हैं कि इस इंसान की टेंडेंसी है कि इस सिचुएशन में ये ऐसे ही बिहेव करेगा, क्योंकि दिस इज व्हाट दे हैव सीन एंड दिस इज व्हाट द अदर पर्सन ने अपने बिहेवियर और अपने डिसीजंस और अपने एक्शन से ये चीज प्रोजेक्शन में लेके आया है. अब जब सदगुरु ये कहते हैं कि हमारी कार्मिक साइकिल हमारी टेंडेंसीज के ऊपर के हिसाब से काम करती है, वो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो कार्मिक साइकिल है वो हमारे इन्फ्लुएंस की वजह से काम करती है. अब वो कार्मिक साइकिल सही है गलत है ये नहीं कह रहे हो. उन्होंने अपने पोस्ट के अंदर ये नहीं बोला है कि आप गलत कार्मिक साइकिल में जा रहे हो, सही में जा रहे हो. वो ये कह रहे हैं कि इंसान अपने ही इन्फ्लुएंस की वजह से अपनी कार्मिक साइकिल के पाथ के ऊपर चलता है, या वो अपनी कार्मिक साइकिल को जहां लेके जाना चाहता है वो अपनी टेंडेंसीज के हिसाब से लेके जाता है, जो उसने एक्सपीरियंस किया होता है, जो उसने सीखा होता है. अब वो सही है गलत है ये एक अलग चीज है. क्या वो मेरे सोल के साथ अलाइन है नहीं है ये एक अलग क्वेश्चन है. जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट सेज कि whatever is our karmic cycle, it is dependent on our tendencies, which means कि अगर हमने कोई भी चीज से अगर हम इन्फ्लुएंस हुए हैं या उसने अगर हमें इन्फ्लुएंस किया है तो उसकी वजह से मेरी कार्मिक साइकिल की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो सकती है. वो डिस्ट्रैक्ट भी हो सकती है, वो चेंज भी हो सकती है, वो दूसरे पाथ पे भी जा सकती है और वो अपने पाथ पर भी चल सकती है. ये तो उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में क्या सीखा है और मैं किस चीज के ऊपर बिलीव कर रहा हूं. पहली स्टेटमेंट समझ में आई? क्लियर है? अगर यहाँ पर कोई भी चीज का डिस्कनेक्ट है या कोई चीज और डिटेल में समझनी है तो मुझे बता दो, मैं उसको डिटेल बता देता हूँ, फिर हम आगे जाएंगे. Okay. So like I understood, like when जब बच्चा छोटा होता है then he or she is feeling uneasy and then he's reacting to the environment. Right. So like I think that as we grow older then we get
sometimes we don't get all that learnings from our home environment. We get it from friends, we get it from different people's mentors, teachers. So like I mean how important is like the role of family in karma? Look, the role of family, look, there are two ways by which we can look at this is जो कि एक आइडल वे है, मतलब जो कि हम कहते हैं होना चाहिए, और जो कि मतलब अगर आप इसको शुरू से देखें, जो कि बहुत साल पहले होता था लेकिन ग्रेजुअली वो डिस्टॉर्ट हो गया। जो रोल था फैमिली का वो ये था कि जब भी बच्चा आता है तो वो उसके पाथ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इसका पाथ क्या है, और वो उस आइडेंटिफाइड पाथ के हिसाब से उस बच्चे को सपोर्ट करते थे। आइडल वे तो ये रोल ऑफ द फैमिली इन अ चाइल्ड लाइफ या इन अ पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग्स लाइफ इज दिस, जो आइडल वे में होना चाहिए, जो कि स्पिरिचुअलिटी में डिफाइंड है। लेकिन ऐसा होता है आज के स्टेट में, तो उसका आंसर मैं ये बोलूंगा कि मुझे नहीं पता है। ये एक इंडिविजुअल खुद आइडेंटिफाई कर सकता है कि क्या उसकी फैमिली इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस पे चल रही है या नहीं चल रही है। वो एक इंडिविजुअल सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग और डिसीजन है। हम वो किसी के ऊपर पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि इसकी फैमिली उस पर चल रही है या मेरी चल रही है नहीं चल रही है। वो एक इंडिविजुअल का अपना खुद का डिसीजन है, उसका अपना, उसको खुद ये अंडरस्टैंड करके देखना है कि क्या वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आंसर कैन बी यस, आंसर कैन बी नो, सिंपल। ओके अब ओके दूसरा जो दिमाग में क्वेश्चन आता है इसके साथ कि अगर मान लो आंसर नो है कि भाई मेरी फैमिली मेरे सोल पाथ के हिसाब से मुझे गाइड नहीं कर रही, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो इंसान को सेल्फ एक्सप्लोरेशन करनी चाहिए, उसको खुद को इंट्रोस्पेक्ट करके देखना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे वो अनईजी हो रहा है, और फिर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वो चीज़ों का सोर्स क्या है। क्या वो मेरी फैमिली है, क्या वो दूसरा कोई इंसान है जिसके साथ मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, क्या वो मेरा फ्रेंड है, मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा हस्बैंड है, मेरी वाइफ है, मेरी डॉटर है, मेरा सन है, मेरा बिजनेस पार्टनर है, कौन है, कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो हमें उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना होता है कि जो डिस्कम्फर्ट या मेरी जो मिस गाइडेंस का जो सोर्स है वो कौन है। जब भी हमें उसके बारे में पता चलता है तो हम उससे जाकर लड़ाई झगड़ा या उससे जाकर हम सोच विचार नहीं करते। हम उसको जाकर उससे एक्सप्लेनेशन या फीडबैक नहीं लेते। हम ये समझने की कोशिश करते हैं पहले कि जब उन्होंने ऐसे बिहेव करा था तो उसके पीछे रीजन क्या रहा होगा, ऐसी क्या सिचुएशन रही होगी कि जिसकी वजह से उन्होंने मेरे को ये चीज़ बोली या मुझे ये चीज़ बताई। सबसे पहले हमें ये फोकस करके समझना है, क्योंकि कोई भी जजमेंट करने से पहले या कोई भी डिसीजन लेने से पहले या कोई भी ओपिनियन करने से पहले हम ये मानते हैं कि जब तक हम सारी सिचुएशन को डिटैच होकर ट्रांसपेरेंटली नहीं देख लें, हमें कोई भी ओपिनियन या डिसीजन या कोई भी थॉट प्रोसेस को फाइनलाइज नहीं करना चाहिए। वो हमेशा हमें एक गलत डायरेक्शन में ही लेके जाएगा। ये नेचर का रूल है, ये स्पिरिचुअलिटी का प्रिंसिपल है। Until and unless you have got the information from all the aspects of a communication, you should not take a decision. आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो आप जब भी लोगे वो हमेशा गलत डायरेक्शन में ही लेके जाएगा। तो जब आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि इस इंसान की वजह से मेरे को ये एक्सपीरियंस मिला और मुझे ये मिल रहा है, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि वो इंसान या वो ऑब्जेक्ट सिर्फ एक मीडियम है आपके सोल पाथ पर आपको डायरेक्ट करने के लिए और आपको अवेयरनेस के रास्ते पर चलने के लिए वो मोटिवेट कर रहा है। बावजूद इसके कि उससे आपको अनईजीनेस हो रही है, तभी तो आप उसको डिटेल में जाने की कोशिश कर रहे हो ना, समझने की। तो इन अ वे वो आपको हेल्प कर रहा है कि आप अपने पाथ को आइडेंटिफाई करें, अपनी वैल्यूज को और ज्यादा स्ट्रेंथन करें। Okay, so हम्म। okay, so like you said about the soul, like decides which environment. Let's say there's a very hostile environment, abusive family. So what is the, I mean, uske, what is the purpose? Uske, what is the like essence of that learning that the soul needs to get in an abusive family? देखो, अभी आप फिर से उसी चीज पे जा रहे हो जिस चीज के लिए मैंने आपको रोका है। It is not Okay, about the abusive family. It is about the okay, vibrational energy. okay.
अब्यूजिव फैमिली तो मीडियम है ना, Hmm. अब्यूजिव फैमिली तो मीडियम है, वो जरिया है, Yeah. वजह से वो वाइब्रेशन मिल रही है, तो हमें तो उस वाइब्रेशन को समझना है ना, Hmm. और ये समझना है कि ये वाइब्रेशन अगर मुझे मिली है तो ये वाइब्रेशन मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चेंज लाना है या क्या ट्रांसफॉर्म करना है। Yeah. 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 आपको So ये समझना है, ये नहीं कि कौन दे रहा है। okay, so it doesn't matter who. It anybody can be a medium for our learning. Everybody is a medium for our learning. Everybody. Yes. 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 Even God itself is also a medium for our learning. ये भी आप समझ लें। Yeah. Yeah. Because God itself भी जो आपको information दे रहे हैं वो आपकी awareness के लिए तो है, वो आपकी लर्निंग के लिए तो है, तो वो भी तो खुद भी तो एक मीडियम ही है आपको आपके सही रास्ते पे डायरेक्ट करने के लिए और आपको हेल्प करने के लिए। Everybody is a medium. Everybody is a medium. Every leaf, every particle of this universe is a medium for each one of us to learn and become Yes. aware of our own existence. Everything is a medium to us so that we become aware and we become, and we are being and we actually see our own life path for which we have taken birth on this particular planet. Every particle is meant. Yes. तो इसलिए हम Yes. जब भी किसी के लिए मतलब हेट्रेड सोचते हैं या किसी को डिसरिस्पेक्ट देते हैं तो एक्चुअली में हम अपने आप को ही हेट कर रहे हैं, अपने आप को ही डिसरिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ एक जरिया है। उसको हेट करके क्या मिलेगा, वो अपने रास्ते पे चल रहा है, तुम अपने रास्ते पे चल रहे हो। एक वाइब्रेशनल एनर्जी एक्सचेंज आप लोगों को मिलना है दूसरे लोगों से, जो मिल रहा है वो तो आपने देखना है ना कि आपने उसको अपने बेनिफिट के लिए कैसे यूज करना है। और जब भी हम किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में या उसके लिए गलत सोचते हैं तो बेसिकली हम अपने लिए तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि उस Yeah. इंडिविजुअल के अंदर जो सोल है और आपके अंदर जो सोल है वो तो सेम है, True. वो एनर्जी का सोर्स तो सेम है। तो अगर मैं बोलूं कि मोना अच्छी इंसान नहीं है तो मैं ये कह रहा हूं कि करण अच्छा इंसान नहीं है। एक्चुअली Yeah. स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि जब आप ऐसे बोलते हो तो आप ये कह रहे हो मैं अच्छा इंसान हूं, True. बस। तो जिस दिन ये चीज हम अपनी लाइफ के अंदर रियलाइज कर लेंगे और इसको अडॉप्ट करना शुरू करेंगे तो हमें किसने मुझे क्या दिया था वो इम्पोर्टेंट नहीं रह जाएगा। जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो ये होगा कि वो दिया, वो वाइब्रेशन तो आई है, लेकिन ये मेरे लिए किस लिए आई है, इसका पर्पस क्या है और मुझे इससे क्या बेनिफिट मिलना है, मुझे इससे अपनी कितनी अवेयरनेस को इंक्रीज करना है। आप फोकस वहां करोगे, और जब आप फोकस वहां करोगे तो इसका मतलब आप अपनी सेल्फ लर्निंग और सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर फोकस कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि जितने लोग सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर फोकस करेंगे वो ऑटोमेटिकली नेचर के लिए हार्मोनियस हो जाएंगे, और जो ऑटोमेटिकली नेचर के लिए हार्मोनियस होगा वो अपने आसपास सारे के सारे लोगों के लिए पॉजिटिव और हार्मोनियस हो जाएगा। और जैसे ही वो सारे लोगों के लिए हार्मोनियस और पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर उसको चारों तरफ से पॉजिटिव वाइब्रेशंस ही मिलेंगी, क्योंकि वो वही वाइब्रेशंस को ही एमिट कर रहा है। तो मैं एक ऐसा साइकिल शुरू कर दूंगा अपनी लाइफ में जिसमें मेरे पास अगर कोई पेन भी आनी होगी तो वो भी बहुत खुशी के जरिए आएगी, और मुझे बहुत प्यार से हंसी खुशी लर्निंग देकर अपने आगे रास्ते पे निकल जाएगी, और मैं और ज्यादा अवेयर हो जाऊंगा, और ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा, और ज्यादा हम्बल हो जाऊंगा। Please understand, the more strength you have, the more humble you are supposed to be. Because if you're not humble, then you will not use your strength in the right direction. And the people who know that they have the strength to achieve everything, they will never use it for their own purpose. और वो कभी भी किसी दूसरे के इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव के लिए उस स्ट्रेंथ को यूज नहीं करेंगे। वो हमेशा नेचर के काम के लिए ही उसी स्ट्रेंथ को यूज करेंगे, क्योंकि वो स्ट्रेंथ उनको दी ही उसी चीज के लिए दी गई है। पर्सनल बेनिफिट या आपके किसी पर्सनल दोस्त या उसके बेनिफिट के लिए नहीं है वो जो स्ट्रेंथ आपको मिली है। So we need to understand that very easily because I will quote a dialogue from a movie of the Spider-Man: with great powers come great responsibility.
विच इज एब्सोल्युटली राइट। अगर किसी को वो स्ट्रेंथ दी है तो उसके साथ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है। अगर वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से चलेगा तो वो अपनी एग्जिस्टेंस और अपने सोल पाथ को जस्टिफाई भी कर रहा है और उसके ऊपर चल भी रहा है और वो खुद भी उसमें अवेयर हो रहा है। नहीं चलेगा तो नेचर उसको अपने आप पनिश करेगी। अब वो पनिश करने के लिए वो किसको मीडियम चूज करती है ये तो कोई भी नहीं जानता, ये तो नेचर जानती है। तो हमारा फोकस वहां नहीं होना चाहिए। अब जो सदगुरु का जो दूसरा पोर्शन है स्टेटमेंट का, जो उन्होंने बोला कि but with some awareness and focus you can push it in the direction that you wish। देखो जब वो बात करते हैं कि अवेयरनेस और फोकस की, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर एक सोल अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा है, अगर एक सोल अपने आप को आइडेंटिफाई कर ले कि मेरा सोल पाथ ये है, तो मैं अपनी कार्मिक साइकिल को अपने सोल पाथ के साथ अलाइन कर लूंगा चलने के लिए। वही ही गॉड्स पाथ है। When your awareness and your focus brings your karmic cycle in alignment with your life path and your soul path, this is what we call it as the ultimate wisdom that you receive from God, and this is the God's path। बेसिकली गॉड का जो पाथ है वो सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ के ऊपर चलने का जो थॉट प्रोसेस और जो अवेयरनेस है वही गॉड का पाथ है। और ये गॉड खुद कहते हैं कि जो मेरे रास्ते पे चल रहा है उसकी सारी की सारी प्रोटेक्शन और उसकी नीड्स, उसकी कन्वीनियंसेस और उसकी बाकी जितनी भी डिजायर्स हैं वो मैंने पूरी करनी है। वो कोई इंसान पूरी नहीं करेगा, वो मैं पूरी करूंगा। और मैं किससे पूरी करवाऊंगा, ये काम मेरा है। तो आप एक चीज ये सोच के देखिए कि अगर कभी भी कोई आपको ये कॉन्वर्सेशन मिले या कोई ये बोले कि ये मैंने एहसान किया था, ये मैंने तेरे लिए किया है, वो सब गलत है। वो सब गलत है। वो एक इंसान की अपनी ईगो बोल रही है और जो कि सच नहीं है। अगर किसी इंसान ने किसी दूसरे इंसान के लिए कुछ भी किया है तो वो एक उसका पार्ट है उसकी लर्निंग में, उसकी जर्नी में और उसकी अवेयरनेस में। उसमें कोई उसका पर्सनल मोटिव या उसकी मतलब एहसान कह लो या फेवर कह लो, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी में डिफाइंड नहीं है। बिकॉज जब हम इस चीज को एग्री करते हैं दैट एवरी पार्टिकल इज अ मीडियम फॉर ईच एंड एवरी सोल्स पाथ गाइडेंस एंड असिस्टेंस, तो फिर एहसान लेने वाली बात तो ऐसी ही खत्म हो गई। और सारी की सारी चीज जब है ही डिवाइन एनर्जी और गॉड की, तो फिर एहसान किसका है? तो भगवान का एहसान है। फिर इंसान का एहसान तो हो नहीं सकता। इंसान का एहसान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो अवेयर होता तो उसे पता होता कि वो एहसान तो कर ही नहीं रहा, वो तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा है। वो तो वो काम कर रहा है जो उसको नेचर ने बोला है करने के लिए दूसरे इंसान की जिंदगी में। तो एहसान की बात तो वो कभी भी नहीं करता। फेवर तो होता ही नहीं ना कभी भी। फेवर वर्ड जो है वो स्पिरिचुअल डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो सदगुरु जो नेक्स्ट स्टेटमेंट में कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आप अवेयरनेस की पाथ पे जाओगे, अगर आप सेल्फ रियलाइजेशन की पाथ पर जाओगे, तो आप अपनी कार्मिक साइकिल को अपनी विश के हिसाब से, अपनी डिजायर के हिसाब से, अपने सोल पाथ के साथ उसे अलाइन करोगे। और जैसे ही आप उसे अलाइन कर लोगे, इसका मतलब कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हो। You are walking on the wise path, and the wise path is the soul path, which is equal to the God's path, and which is equal to the path of self-realization, which is equal to the path of self-awareness, which is equal to the path of self-growth, which is equal to the path of self-respect, and which is also equal to the path where we respect everything in the whole universe. Because in everything, I am the one who's the common energy of the soul. मेरी सोल की एनर्जी जो है हर इंसान में कॉमन है ना। तो आई एम देयर इन एवरीवन। जो मुझे डांट रहा है वो भी मैं हूँ, जो डांट सुन रहा है वो भी मैं ही हूँ, जो खड़ा होकर देख रहा है इस एपिसोड को वो भी मैं ही हूँ, और वो कोई नहीं है। क्योंकि ये सारी की सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जो कि एक इंसान अपनी लाइफ में किसी ना किसी फॉर्म में उस सिचुएशन से अपने आप को फेस भी करता है। अगर वो उसको रिजॉल्व कर लेता है तो वो सिचुएशन आगे उसकी लाइफ में नहीं आती। अगर वो किसी वजह से रिजॉल्व नहीं कर पाता तो वो सिचुएशन दोबारा आती है। क्योंकि ये सिचुएशंस और ये एनवायरनमेंट और ये इन्फ्लुएंस ही है
जो हमें अपने पाथ की तरफ गाइड करने के लिए डायरेक्शंस दे रहे हैं, हमें नोटिफाई कर रहे हैं कि आपका पाथ ये है. दिस इज व्हाट सदगुरु इज टेलिंग यू इन हिज सेइंग. एंड आई होप कि मैंने ये चीज सही तरीके से समझी है और मैं तुम्हें समझा पाया हूँ. अब अगर मुझे कभी सदगुरु से बात करने का मौका मिलेगा तो मैं उनसे ये पूछ लूंगा कि मैंने आपकी स्टेटमेंट को ऐसे इंटरप्रेट किया था, क्या ये सही है या गलत है. मैं आपको इस स्टेटमेंट को, जो स्पिरिचुअल लॉज हैं, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि इसका मतलब ये है. अगर सदगुरु इसके अंदर कुछ और भी बताना चाहते थे तो वो जब, अगर कभी मौका मिलेगा या आपको में से किसी को मौका मिले और आपको याद रहे तो आप उससे पूछ सकते हैं. Because it is a kind of understanding that we have got, and we can always go back to the person who wrote something to have a word with him or to have a discussion with him that this is what I understood. Please correct me if I'm wrong. Ultimately, हमारा फोकस और हमारा पाथ तो लर्निंग और करेक्शन का ही तो है. फिर इससे क्या फर्क पड़ता है वो किस से आ रही है या कौन उसका मीडियम है, किसने दी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूँ कि अगर मेरे कहने से तुम्हारी लाइफ में कोई चीज अच्छी हुई है तो उसके लिए भगवान को थैंक यू बोलना है, मुझे नहीं, क्योंकि मैं तो अपना काम कर रहा हूँ. मैं तो मीडियम हूँ, मैं तो एक एम्प्टी पाइप हूँ. जब तुम पूछते हो मैं पाइप जोड़ के जो इंफॉर्मेशन फ्लो होती है तो मैं दे देता हूँ. Everybody is doing their own work, their own, they're also, I mean, they are following their own responsibility, their own path. Yes, you can respect that medium की जिसकी वजह से आपको अवेयरनेस मिली, वो आपकी चॉइस है कि आप उसकी रिस्पेक्ट करें या आप उसको अलाउ करें अपने एनवायरनमेंट में चलने के लिए, और जब आपका काम खत्म हो जाए आप उसको डिसएंगेज कर दें, वो आपकी चॉइस है. इसमें कोई भी किसी को ये नहीं कह सकता कि जब मेरी जरूरत थी तो थे, नहीं थे तो अब. ऐसा कभी कुछ नहीं होता. Everybody is a medium for the other person's learning, and we are the medium wherein our responsibility and our duty is to let the people know the wise things, not tell them those things which are good for us. हम कभी भी अपने नीड और कन्वीनियंस के हिसाब से जवाब नहीं देते हैं किसी को. हम हमेशा वो जवाब देते हैं जो उसकी लाइफ में उसको गाइड करने के लिए हेल्प करेगा. This is what the reality of the spiritual knowledge is all about. और सदगुरु का कहना सिंपल वे में ये है कि आप अपने लाइफ के इन्फ्लुएंसेस की वजह से आप अपनी कार्मिक साइकिल को डायरेक्ट कर सकते हो, और अवेयरनेस और फोकस की वजह से उसको रीडायरेक्ट करके अपने सोल पाथ के साथ अलाइन कर सकते हो. अगर मैं नटशेल में बोलूं, इसका मतलब ये है. अब जिसको जो क्वेश्चन पूछना है वो मेरे से क्वेश्चन पूछे. Sir, how do we know if we are walking on the soul path? अगर if we are आपका थॉट प्रोसेस हार्मोनियस नहीं है, अगर आपकी सोच हार्मोनियस, पॉजिटिव और हैप्पीनेस से भरी हुई और केयरिंग नहीं है, तो उसका मतलब ही यही है कि आप अपने सोल पाथ पे चल ही नहीं रहे. सोल पाथ पे चलने का मतलब ही यही है कि आप पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में होंगे, आप हमेशा हार्मनी के बारे में सोचेंगे, आप हम्बल होंगे, आप केयरिंग होंगे, आप लविंग होंगे, आप एक अच्छी सोच से अपनी जिंदगी में चलेंगे. अगर आप नहीं चल रहे हो सकता है कुछ एस्पेक्ट में आप चल रहे हो, कुछ एस्पेक्ट में नहीं चल रहे हो, तो हम ये कह सकते हैं कि मैं पार्शियली अपने सोल पाथ पे चल रहा हूँ, लेकिन मैं ग्रेजुअली आई एम मूविंग टुवर्ड्स वॉकिंग एंटायरली ऑन माय सोल पाथ. यही तो लर्निंग है, And if यही तो I am, awareness है. if we are happy and harmonious and it is affecting surroundings, people in our surroundings, then अगर तुम्हारी हैप्पीनेस से कोई अफेक्ट हो रहा है तो हमें not सबसे because of पहले my happiness, हाँ, मतलब अगर not तुम्हारी, because of, but because of things that I am doing or things that I am not able to do. हाँ तो ठीक है. देखो, एक चीज को हमेशा हमें समझना है कि हम कोई भी काम करते हैं तो हम अपने थॉट प्रोसेस में ये सोच के करते हैं कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो मेरे लिए भी अच्छा है और मेरे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, क्योंकि मैं यही सोच के कर रहा हूँ. अब कोई दूसरा इंसान उसको कैसे इंटरप्रेट करता है, कैसे समझता है, उस पर तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते. हम सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस और अपनी सोच को ही मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और उसको सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं. लोग कई बार गलत सोचते हैं, वो आपको रोकेंगे, आपको मतलब डिस्करेज करेंगे, तो ठीक है,
ये उनकी चॉइस है जो वो कर रहे हैं। आपने अपने आप की चॉइस लिया है कि मुझे अपने सही रास्ते पे जाना है। मैंने आपको एक पर्टिकुलर सेशन के अंदर ये भी बताया था कि जो इंसान सीधा चल रहा है वो कम समय में अपने रास्ते में पहुंच जाएगा, लेकिन जो जिगजैग होके चल रहा है वो आपसे ठोकरे तो मारेगा लेकिन थोड़ी देर में थक जाएगा, क्योंकि आप तो अपने सही रास्ते पे चल रहे हो। तो वो थक जाएगा, वो ज्यादा देर तक आपके साथ जिगजैग में होके आपको परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप उसके परेशान करने से आपकी लाइफ में और आपके पाथ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा ना, आप तो फिर उसी रास्ते पे चल रहे हो। तो बेचारा थक जाएगा, हार जाएगा वो आपसे। यही सोल की स्ट्रेंथ है। वो कहती है कि मुझे अपने पाथ पे चलना है। ठीक है, आपको लगता है कि मेरे साथ झगड़ा करने में या मेरे को टकरे मारने से ये आपका सोल पाथ है तो आप कर लो, मैं तो अपने पे जा रहा हूँ, आप अपने पे जाओ। तो जो भी ये चीज कर रहा है वो थक जाएगा, तो जैसे ही थक जाएगा उसके बाद छोड़ देगा, आपको बोलेगा अब मैं नहीं चल सकता, मेरे में हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो थक चुका है। और तब तक आप अपने जर्नी में पाथ में बहुत आगे निकल चुके होगे, क्योंकि आपने तो स्ट्रेट लाइन फॉलो की थी ना। तो बस हमें ये चीज, ये कोर वैल्यू को हमेशा याद रखना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। दिस इज इम्पोर्टेंट। तो जब तक ये हम याद रखेंगे, ठीक है, सिचुएशंस आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, इमोशनल अप डाउन होंगे, पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आएंगे, उनको एक बार फिर सोच लेते हैं, उसको डिटैच होकर सोच के ये समझने की कोशिश करते हैं कि इससे हमें क्या सीखना था, और फिर अपने आप को पूछते हैं क्या मैंने ये सीख लिया। नहीं सीखा तो अब सीख लेते हैं, उसमें क्या होगा। जब जो चीज जितना सीख लेंगे लाइफ की रूटीन में आ जाएगी, आगे वाली उससे 10 गुना ज्यादा प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स इस चीज को नहीं सीखने की वजह से हमारे एटीट्यूड से होती, वो तो अब होंगी ही नहीं, क्योंकि अब मेरा वो एटीट्यूड ही नहीं है, मेरा वो कम्युनिकेशन करने का स्टाइल ही नहीं। तो यू विल बिकम मच मोर हार्मोनियस एंड मच मोर एक्सेप्टेबल टू द एनवायरनमेंट। जितना ज्यादा एक्सेप्टेबल हो जाओगे उतना एनवायरनमेंट तुम्हारे को सपोर्ट करना शुरू कर देगा। अब इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए बताओ। चलना लेकिन पेशेंटली है, पेशेंटली चलो आराम से, कोई बात नहीं। गुस्सा लोगों को आता है, आने दो, वो उनका चॉइस है, दैट इज देयर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स। मैं किसी को ये तो नहीं कह सकता ना सुबह कि यार तू मेरे साथ ना लिपस्टिक लगा के बात किया कर। ये तो नहीं कह सकता ना कि मैं किसी को बोलूं कि आप मेरे साथ ऐसे बिहेव करो या ऐसे नजर आओ या ऐसे, तो ऐसी आपकी वाइब्रेशन होनी चाहिए, मैं तो नहीं कह सकता। वो तो सुबोध खुद डिसाइड करेगा उसको कैसे बिहेव करना है, जो कि बहुत हद तक इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि मैं सुबोध से कैसे बिहेव कर रहा हूँ। सिंपल। जो वाइब्रेशन एनर्जी मैंने उसे दी है वही तो मेरे पास वापस आएगी ना। बिल्कुल। अब चाहे वो सुबोध की वजह से आए या वो डॉक्टर कल्पना की तरफ से आए या मोना मुझे किस दिन पकड़ के पीट दे, ये तो लोगों मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है ना। या प्रवीण मुझे मतलब टेरेस पे ले जाके टेरेस के ऊपर ही नीचे गिरा दे और ऊपर पानी की बाल्टी फेंक दे, तो ये तो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। मैं किसी को कंट्रोल या उसको डायरेक्ट कर सकता कि आप ऐसे मत करो। हाँ, कभी अगर ऐसा होता है तो मुझे ये जरूर सोचना है कि ऐसे होने के पीछे का जो ग्रास रूट लेवल पे जो थॉट प्रोसेस था वो क्या था, और फिर मुझे सोचना है कि मैंने ऐसा कौन सा काम करा था जिससे ये थॉट प्रोसेस बन गया। अदरवाइज प्रवीण को रात को सपना थोड़ी ना आएगा कि मुझे कल जाके करण को पीटना है। देखो टेरेस का नाम सुनते डिस्कनेक्ट हो गया, जब भी टेरेस पे पहुंचे थे उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गया। टेरेस के बाद मैंने ये बोला था कि ये चॉइस तो प्रवीण की है कि टेरेस पे ले जाके मुझे टेरेस पे गिरा के पानी की बाल्टी डाल दो मेरे ऊपर, इस पे थोड़ी या ना फिर रोक। टेरेस बढ़िया सा डिनर कराए। हाँ ऑब्वियसली, बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं थोड़ा ना रोक सकता हूँ। हाँ, मेरे को ये जरूर सोचना पड़ेगा कि मुझे प्रवीण ने शाम को नहाने के बावजूद दोबारा नहलाया है पानी की बाल्टी डाल के, तो ऐसा क्यों सोचा उसने, या मैंने ऐसा क्या किया था जिसके बाद उसने प्रवीण ने सोचा कि नहीं ये तो ऐसे ही ठीक होंगे। उसके ऊपर डिस्कशन होगा। अगर वो प्रवीण मुझे डिनर करा रहा है तो भी मैं प्रवीण से पूछूंगा, या प्रवीण मुझे बताएगा कि आज मुझे आपके साथ डिनर करने का मन था तो मैंने कहा आपके साथ डिनर कर लेते हैं। चलो ये बात भी बहुत अच्छी है कि मिल के खाना खा रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। तो ये तो एक इंडिविजुअल को अपनी ग्रोथ और अपने अवेयरनेस के लिए समझना है कि जो उसके साथ हुआ है उसके पीछे का रीजन क्या है, और उससे बेटर उसे ये सोचना है कि उसके पीछे का पर्पस क्या है।
It's more about the purpose rather than we talk about reason. So instead of using the word reason, we should always say that I wish to know the purpose of this vibration that I have received. क्योंकि रीजन में कई बार लोग ईगोइस्टिक हो जाते हैं, कई बार वो खुद पे ले लेते हैं, या कई बार वो दुश्मनियां निकाल लेते हैं, या कुछ और टैंजेंट पे but तो like इसलिए या okay, but reason and purpose, like it's isn't it the, I mean, technically the meaning is almost the same. नो, बट स्पिरिचुअली द मीनिंग्स आर डिफरेंट. पर्पस जो है So वो एक what हम्बल is वर्ड है. देखो बड़ी Okay. सीधी सी बात है, जो पर्पस वर्ड है वो हम्बल है. पर्पस जो है वो आपको डिटैच स्टेट में रखता है. जो रीजन है वो आपको अटैच करता है. आप इसको दूसरे हिसाब से भी देख लें, लोग गुस्से में वर्ड रीजन तो यूज करते हैं, पर्पस यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एग्रेशन के साथ में जो पर्पस वर्ड है वो फिट नहीं बैठता. तो सबसे बहुत सिंपल तरीका है किसी भी वर्ड को समझने के लिए कि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है. आप जिस वर्ड को गुस्से में बोल सकते हो वो नेगेटिव है, और जिस वर्ड को आप गुस्से में नहीं बोल पाते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो या तो न्यूट्रल है या वो पॉजिटिव है. बस सिंपल है. डिक्शनरी में मीनिंग भी ढूंढने की जरूरत नहीं है. तो इसलिए मैं ये बोलूंगा कि हमें ये समझना चाहिए कि जो वाइब्रेशन मेरे पास आई है उसका पर्पस क्या है, और जब हम उसके पर्पस को समझने में अपना फोकस लगाएंगे तो हम अपने आप को अवेयरनेस की तरफ लेके जा रहे हैं, हम अपने आप को लर्निंग की तरफ लेके जा रहे हैं, हम अपने आप को नॉलेज की तरफ लेके जा रहे हैं, हम अपने आप को विजडम की तरफ लेके जा रहे हैं, और हम अपने सही पाथ पे चल रहे हैं. 100 बातों की एक बात कि हम अपने सही पाथ पे चल रहे हैं. तो इस पूरी जो जो सदगुरु ने जो कोट दिया है उसका टोटल मीनिंग ये है. अगर कहीं पर कोई डिस्कनेक्ट लगा या कोई चीज नहीं समझ में आई तो मेरे से पूछ लो. एक क्वेश्चन है मेरा भी. हाँ जी बोलो. जैसे इसमें वर्ड यूज किया टेंडेंसीज, राइट? हाँ तो कुछ टेंडेंसीज तो मैं शायद अपने साथ लेकर आया हूँ, ठीक है? एग्जैक्टली. तो जो टेंडेंसीज मैं लेकर आया हूँ वो कैसे बनी, और जब मैं जाऊंगा यहाँ से नेक्स्ट बर्थ में फिर जाता हूँ तो वो टेंडेंसी चेंज कैसे होंगी, या उसमें घड़त बढ़त कैसे होगी, मतलब वो कैसे चलता है ये? उसी के लिए तो सदगुरु ने बोला विद अवेयरनेस एंड फोकस. अवेयरनेस का मतलब है टू आइडेंटिफाई any tendency or any influence which is there in your life which you think is making you uneasy. तो हम फिर उसको So you mean if I identify my tendencies, then and there they are gone basically, right? No, it's not they are gone. No. When you identify your tendency, then we go to the level of it, that from where it is originating. What is the thought from where this tendency is originating, or what is the fear in me on which these tendencies are originating. मुझे पहले उनको एड्रेस करना है. मुझे पहले ग्रास रूट लेवल पे जाना है ना. अगर जड़ पे नहीं गया तो ऊपर से दवाई लगा के तो कोई फायदा नहीं है, वो थोड़ी देर के बाद फिर से आ जाएगी. ओनली टेंडेंसी का ठीक है, चलो. द मोमेंट प्रोबब्ली आई नो द सोर्स, देन आई विल अंडरस्टैंड इट विल. हाँ, जब मैं उसको अंडरस्टैंड करूंगा इसका सोर्स ये है, तो फिर मैं अपने आप को रियलाइन करूंगा कि मुझे इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस से क्या सीखने को मिला. इट्स ऑल अबाउट लर्निंग प्रवीण. अगर मैं उसको सीखूंगा नहीं तो मैं उसको विन भी नहीं करूंगा. एक आदमी जो अवेयर है वो तो चेंज कर लेगा, या वो उसको हटा सकता है या चेंज कर सकता है, लेकिन जो अवेयर नहीं है तो उसकी टेंडेंसी कैसे बदलेंगी, या उसको उसमें क्या होगा? उसमें फिर वो हेल्प लेगा अपने गाइड की, मेंटर की, या किसी भी इंसान की जिसको वो ट्रस्ट करता है. सपोर्ट तो चाहिए ना. सपोर्ट तो चाहिए. सपोज करो एक आदमी अपनी लाइफ में इस अपने पाथ के बारे में सोच ही नहीं पाया, या वो अवेयर ही नहीं हो पाया, उसने जिंदगी ऐसे निकाल दी, सो हाउ हिज विल गो? उसका तो क्या होगा? उस केस में कुछ नहीं कर सकते, वो उसका अपना इंडिविजुअल डिसीजन है. नहीं, बट माय क्वेश्चन इज हाउ टेंडेंसीज गेट मॉडिफाइड. सपोज अगर मैं कुछ टेंडेंसी देखो उस केस में तो टेंडेंसी मॉडिफाई हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि क्या उसके पास वो टेंडेंसी है यही आइडेंटिफाई नहीं हो रही. उस केस में तो कुछ नहीं कर सकते ना. ठीक है, दूसरा बंदा जो सामने है वो जरूर देख सकता है कि, या वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि इसके अंदर ये टेंडेंसी है, तो मतलब ये सही है गलत है. लेकिन वो इंसान किस रिलेशनशिप में है उसके साथ, या उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, उसकी क्या वाइब्रेशनल
एनर्जीज एक्सचेंज है या क्या बैलेंस है, उसी हिसाब से बोलेगा ना वो। क्योंकि हमें ये मेरा भी ये तो सोचना है ना कि हम किसी को भी कोई भी फीडबैक नहीं देते ना जब तक हम उससे परमिशन ना ले लें। नहीं, तो मेरा ये सोचना है कि मेरी एक टेंडेंसी है, उसके हिसाब से मैं बिहेव करता हूँ और उसको ठीक भी मानता हूँ, तो मैं उस टेंडेंसी को और ज्यादा मतलब बढ़ा रहा हूँ बेसिकली, राइट? इफ आई बिलीव एग्जैक्टली। समथिंग, राइट? सो लेकिन दूसरी तरफ हम ये बोलते हैं कि अगर मैंने कोई कर्म किया, मुझे उसका फल तभी मिल जाता है, मतलब इट नहीं इज नॉट। नहीं, एक्चुअली में क्या होता है, आप जो भी कर्म करते हो उसका फल आपको मिलना है ये तय होता है, उस समय नहीं मिलता। इट मे और मे नॉट हैपन। वो नेचर डिसाइड करती है कि इसको कैसे देना है, क्योंकि नेचर को ये डिसाइड करना है कि इसका फल देने के पीछे रीजन ये है कि अगर वो गलत है तो उससे इसको नॉलेज मिलनी चाहिए, अगर वो सही है तो इससे इसकी वैल्यू इसको स्ट्रेंथन करना है। वो नेचर डिसाइड करती है कि इसका फल कब देना है, ये नहीं होता तो इमीडिएटली। कर्म फल का सिद्धांत ऐसे काम नहीं करता कि जैसे कर्म किया वैसे ही फल मिल गया। नहीं वो नहीं नहीं, फल बाद में। अगर ऐसे होता तो फिर पास्ट लाइफ से जो चीजें हम लेके आ रहे हैं उसका मीनिंग ही खत्म हो जाता ना। नहीं, पास्ट लाइफ से तो मैं टेंडेंसी लेकर आ रहा हूँ, तो लेकिन कार्मिक साइकिल भी आती है, आपके आपके जो अनफिनिश्ड कार्मिक डेट्स और टास्क हैं वो भी आते हैं, नहीं वरना रिजॉल्व। कार्मिक, बट क्योंकि फल तो नहीं आया ना उसके साथ, फल तो मुझे मिलेगा जब मैं उनके हिसाब से काम करूंगा। फल तो देखो क्या होता है, देखो फल क्या है, बेसिकली फल क्या है, इट इज एन आउटकम ऑफ अ पर्टिकुलर वाइब्रेशन दैट यू हैव एमिटेड टू द वर्ल्ड। अब वो राइट। आउटकम इमीडिएटली आएगा या वो कहीं से घूम के आएगा, ये तो नेचर डिसाइड करेगी ना, आएगा आपके पास ही। वो वाइब्रेशन जहां से शुरू होती है वो वहीं खत्म होती है। वो अपने साथ क्या लेके आएगी, कितना लेके आएगी, कैसे लेके आएगी, किसके जरिए आएगी, और मतलब किस सर्कमस्टांसेस में आएगी, ये हमें नहीं पता। वी डोंट नो। वी डोंट नो, दिस इज समथिंग विच इज बीइंग गवर्न्ड बाय द, ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूले के साथ इसको गवर्न किया जाता है, जो कि नेचर जो है वो एक मैथ के फॉर्मूले के हिसाब से इसको गवर्न करती है, जो कि बिल्कुल डिफाइंड है। वो एक बहुत सिंपल डिफाइंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसके हिसाब से ये होता है, जो कि ये पता चल सकता है कि इसका रिजल्ट आपको इमीडिएटली मिलेगा, इस लाइफ में मिलेगा, नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा, कब मिलेगा। लेकिन उसके बारे में नॉलेज किसी को भी देना या उसको डिस्क्लोज करना फॉरबिडन है। तो वो क्या पॉइंट होता है कि हमारे कर्म बनने ही बंद हो जाते हैं जैसे, या फिर कार्मिक साइकिल वहीं रुक जाता है, वो वो पॉइंट तब क्या होता होती है? है, वो जब आप सेल्फ रियलाइजेशन के पे आ जाते हो, व्हेन योर सोल इज इन टोटली सेल्फ रियलाइज, उस समय आप कार्मिक साइकिल से बाहर निकल जाते हो। उसके बाद आप मटेरियल वर्ल्ड के अंदर रीइंकार्नेशन नहीं करते। तो जो दृष्टा की पोजीशन होती है उससे ही कहते हैं कि साक्षी भाव अलग चीज, मतलब वो वही सेम चीज है? दोबारा बोलना, क्या वर्ड यूज करा पहले? दृष्टा किया है पहले, दूसरा साक्षी भाव किया है मैंने। ये मुझे दोनों वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता क्या है, क्योंकि मैंने सुना ही नहीं है वर्ड ये। दृष्टा मतलब ये है, अगर गीता में जो लिखा हुआ है कि अगर मैं अपने सारे कर्म देखना शुरू कर दूं, मतलब आई कैन सी व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम थिंकिंग, ओके, हाँ। एज एन आउटसाइडर बेसिकली, हम्म। ओवरऑल। साक्षी मतलब हो गया कि मैंने जो भी कर्म किया, वो मैंने मान लिया मैं कर ही नहीं रहा उसको, एवरीथिंग इज डन बाय दी गॉड और सुप्रीम पावर। I have ओके। entrusted each and everything to him. So whatever action I am doing is done by him. And while I am doing, I am thinking that ये वही कर रहे हैं बेसिकली, मैं नहीं कर रहा हूँ ये। देखो इसमें ना दो चीजें हैं प्रवीण जो समझनी है, क्योंकि इसके अंदर ना डीपर मीनिंग्स हैं। इसके जो ऊपर वाले जो मीनिंग है ना वो बड़े डिस्ट्रैक्टिंग है। वो लोग उसको अपने हिसाब से ना उसको इंटरप्रेट करके और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चलेंगे। जब वो कहते हैं दृष्टा, जिसमें वो कहते हैं दैट आई एम एबल टू सी व्हाट ऑल थिंग्स आई हैव डन। ऑब्जर्वर, आप ऑब्जर्वर बन गए बेसिकली, यू आर इसका ऑब्जर्विंग मतलब एवरीथिंग। एग्जैक्टली इसका मतलब कि आई हैव रीच्ड अ स्टेज वेयर आई एम डिटैच्ड या फ्रॉम करेक्ट। माय ओन मटेरियल एग्जिस्टेंस। हम्म। इसका मतलब है कि मैंने अपने आप को अपनी मटेरियल एग्जिस्टेंस से डिटैच कर लिया है। अब मैं खुद को एज अ डिफरेंट इंडिविजुअल समझ के और जो भी एक्शंस किए थे उसको देख रहा हूँ। या जो दूसरा पार्ट तुमने बोला साक्षी भाव, जिसमें तुम कह रहे हो कि आई एम द डिसाइपल ऑफ द गॉड, आई एम द मीडियम ऑफ द गॉड, वेयर इन वट एवर आई एम डूइंग इज वॉट गॉड हैज आस्क्ड मी टू डू। वो चीज वहां पर सच होती है जहां पर एक इंसान टोटली डिटैच स्टेट में नेचर को सर्विस कर रहा है।
वहां पर उसकी अपनी पर्सनल एग्जिस्टेंस, उसके अपने पर्सनल थॉट और उसकी अपनी पर्सनल नीड्स और कन्वीनियंसेस जीरो हैं। हेलो। आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया था सबका। हाँ प्रवीण, मैं तुम्हें दूसरी चीज का मीनिंग फिर से बता रहा हूँ। हम्म। जब आप साक्षी भाव की बात करते हो, जिसमें आप ये कहते हो कि अब मैं जो कर रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तो मुझसे भगवान जी करवा रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है ना। उसका मतलब ये होता है कि व्हेन दैट, ये वो स्टेट होती है जिसमें आप टोटली डिटैच्ड होते हो एंड यू आर द मीडियम ऑफ द गॉड एंड यू आर ओनली डूइंग व्हाट इज राइट फॉर द एंटायर यूनिवर्स। ये तब होता है। इस पर्टिकुलर फॉर्म में इंसान अपनी पर्सनल नीड एंड कन्वीनियंसेस और अपने पर्सनल डिजायर को फुलफिल नहीं करता है। जो आपने इसका जो मीनिंग बताया, बहुत सारे लोग उसको ये सोच लेते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ, जो जिस चीज से मुझे खुशी मिलती है, वो मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ, वो तो भगवान करवा रहा है। मतलब वो तो फिर बिल्कुल सेल्फिश मीनिंग हो जाएगा। एग्जैक्टली इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, इसका जो ऊपर का जो मीनिंग है वो डिस्ट्रैक्टिंग है, हम्म। लेकिन जो इसका डीपर मीनिंग है वो ये है कि इसका मतलब ये है कि आपकी अपनी लाइफ नहीं है कुछ भी, आपकी अपनी पर्सनल एग्जिस्टेंस नहीं है। यू आर द डिसाइपल ऑफ गॉड एंड यू आर ओनली डूइंग व्हाट गॉड विश यू टू डू, व्हिच मींस that your thought process and your each and every action should be for the benefit of the entire world, and you also become a part of that world. So that means you will keep every soul at the same level of respect, and you will behave with each and every soul in the same way, including yourself. तो अगर आदमी इतना कर लेगा तो ऑटोमेटिकली फिर कार्मिक साइकिल बंद ही हो जाएगा उसका। नहीं, उसकी स्टेज बंद नहीं होगी। ये स्टेज में इंसान सेल्फ रियलाइजेशन को अटेन करने से पहले में एक स्टेज ऐसी आती है जब वो इस स्टेज पे होता है। ओके। अब स्पेसिफिकली बोलूं तो ये स्टेज तब होती है जब हम थर्ड चक्रा को खोल रहे होते हैं, अच्छा। क्योंकि जो थर्ड चक्रा है वहां पर आपकी कार्मिक साइकिल बर्न हो जाती है। बर्न होने का मतलब है कि वो पूरी पूरी कंप्लीट हो जाती है, क्लोज हो जाती है वो, और आप टाइम और स्पेस से बाहर निकल जाते हो। तो ये वो स्टेज है। तब ये वाली चीज होती है कि जिसमें आप साक्षी भाव की बात करते हो, क्योंकि इसके बाद जो हार्ट चक्रा है वो आपका डोर है स्पिरिचुअल रियलम में एंटर करने के लिए। हाँ, मतलब वो तो मिडिल लाइन हो गई कि उसके ऊपर हाँ, स्पिरिचुअल, वो उसके नीचे आपका संसार जो हो गया। हार्ट है वो बेसिकली ब्रिज है जो कि मटेरियल वर्ल्ड को और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को जोड़ता है। कनेक्ट कर वो दिया। ब्रिज है। तो जब आपने मटेरियल वर्ल्ड के तीनों चक्रास को ओपन करके वो अवेयरनेस ले ली, उसके बाद जब आप उस ब्रिज को क्रॉस करोगे तो आप स्पिरिचुअल रियलम के अंदर एंटर करोगे, और वहां पर आप हो ही सिर्फ नेचर के मीडियम, और कुछ हो ही नहीं। आपके खुद का वजूद तो खत्म हो गया ना, क्योंकि आपकी कार्मिक साइकिल फिनिश हो गई। आपका जो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो चुकी है, बिकॉज आपकी कार्मिक साइकिल फिनिश हो गई। तो आप अब नेचर के डिसाइपल बन गए, गॉड के डिसाइपल बन गए। तो वहां पर आप सिर्फ करोगे वही जो आपको भगवान बोलेगा, आप खुद से कुछ करोगे ही नहीं। वहां जाकर इस मीनिंग का रियल मतलब समझ में आता है, आस्क एंड इट्स गिवन, क्योंकि इसके अंदर एक डीपर मीनिंग भी है, टोल्ड एंड रियलाइज्ड। इसका जो फ्लिप साइड मीनिंग है, टोल्ड एंड रियलाइज, विच इज दैट आई एम बीइंग टोल्ड बाय गॉड, and during my realization of it, I am doing my service to God and I'm creating harmony for the nature. And for all the people who are a part of that nature, who have all come here to become better souls, to become aware souls, not human beings, to become aware souls, कि वो सोल अपने आप को पहचाने, अपने आप को अवेयर करे और अपने आप को अपने सही डायरेक्शन और सोल पाथ के ऊपर लेकर जाए। ये मतलब है नेचर का और वर्ल्ड का। तो गीता में जो अभी लिखा है जो उसका क्या? प्रवीण जो बोल रहे थे हाँ वो, और जो सदगुरु का सदगुरु का जो बेसिकली जो अभी डिस्कस कर रहे थे, if we हाँ, look a little deeper, what he is saying is pretty much the same which is what Praveen was absolutely, saying. Because what absolutely. he was giving was actually a gateway to get into what Praveen just said.
Absolutely. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। Absolutely. क्योंकि आप एक बार जब वो शुरू कर दोगे तो आप वही चीज पे आगे खड़े होगे या उसी से आगे जा सकते हो। देयर इज नो अदर वे टू डू। Absolutely. तो जो सदगुरु ने बोला और जो गीता में जो प्रवीण ने पढ़ा है, वो दोनों चीजें एक ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है राज की उसके बीच का जो कनेक्शन है और उसके बीच की जो डिवाइन नॉलेज है, वो जब तक नहीं पता चलेगी तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये एक ही बात बोल रहे हैं, लेकिन एक डिफरेंट फॉर्म में बोल रहे हैं, एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहे हैं, और हो सकता है कि एक डिफरेंट ऑडियंस के लिए भी बोल रहे हैं, क्योंकि हर कोई इसको ऐसे इंटरप्रेट करेगा ये तो कोई जरूरी नहीं है ना। करेक्ट। ये तो कोई जरूरी नहीं है। अब ये चीज सुबोध ने एक पर्टिकुलर टाइप से जब समझने की कोशिश करी, तभी उसने हमें बोला ना कि मुझे इसके ऊपर डिस्कस करना है, क्योंकि मुझे इसका डीपर मीनिंग समझना है। इसमें मुझे कुछ चीजें जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, जो मैं नहीं उसके साथ अपने आप को अलाइन कर पा रहा। यही तो रीजन था ना सुबोध का क्वेश्चन क्रिएट करने का, कि मुझे बताओ कि ये क्या है, ये क्यों है, कैसे है, मुझे बताओ, क्योंकि मुझे शायद नहीं मैं इसको अडॉप्ट कर पा रहा। अब इस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन को या इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आप समझ पाओगे कि इसके अंदर के डीपर मीनिंग क्या है। The basis of spirituality is very simple, that you become harmonious to your own existence. That's it. अगर एक बहुत छोटे से वर्ड में बताऊं तो मीनिंग यही है, you become harmonious for your own existence and you shall become harmonious for the entire existence. और इसके बाद हम वही बोलते हैं, I am the world and the world is within me. When I become harmonious to my existence, automatically I become harmonious to the entire existence. तो मैं ही तो दुनिया हूं और दुनिया ही तो मैं है। तो यहाँ ये तो मैं स्पिरिचुअलिटी का मतलब है द इंफिनिटी, नॉट द ये जो इंडिविजुअल आई, इट इज द इंफिनिटी। मैं in spirituality is infinity, which is ever evolving, which is everlasting, which is ever increasing, which is ever becoming more and more aware, more and more harmonious, more and more happy, and more caring and humble. This is what are the qualities of being harmonious. ये जो आई एम द वर्ल्ड इज मी, ये स्टेटमेंट इज मोस्टली यूज्ड बाय जिद्दू कृष्णमूर्ति। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्पिरिचुअलिटी में आई का मीनिंग है। जय कृष्णमूर्ति बहुत यूज करते हैं इसको, जिद्दू हाँ, तो कृष्णमूर्ति। ठीक है, उन्होंने इसको रियलाइज किया होगा तभी यूज कर रहे हैं, क्योंकि आई स्पिरिचुअलिटी में मतलब है इंफिनिटी, सब कुछ ही उसके अंदर है, जो कि एक डॉट है, और वो डॉट बेसिकली डिवाइन एनर्जी है, जो कि वैस्ट भी है और बहुत छोटी भी है, क्योंकि वो एक पार्टिकल है, वो इंटेलिजेंस है उस जो गॉड है वो बेसिकली वो इंटेलिजेंस है जो उस पार्टिकल को यूज करके अपनी इच्छा से कुछ भी बना लेते हैं। गॉड इज दैट इंटेलिजेंस, जो कि आप देखते हो ना, साइंटिस्ट बहुत सारी रिसर्च करते हैं, वो एक पर्टिकुलर चीज से न जाने कितनी चीजें बना लेते हैं, वो भी तो गॉड की इंटेलिजेंस ही तो है, और वही तो इंटेलिजेंस को गॉड कहते हैं, टू क्रिएट एज पर द विश, एंड दैट क्रिएशन मीन्स एनीथिंग एंड एवरीथिंग। और सबसे बड़ी नॉलेज और विजडम ही यही है कि कोई भी चीज जब बनाई जाती है तो वो नेचर को और हार्मनी को ध्यान में रख के बनाई जाती है। यही गॉड की इंटेलिजेंस है, और यही उनका मीनिंग है कि वो जो भी चीज करते हैं वो अपने लिए करते हैं। अब उनका आई है इंफिनिटी, गॉड की जो आई है दैट्स इंफिनिटी, which is never ending, which is ever expanding, which goes beyond universes, galaxies, the black holes and everything. It is beyond that. तो जो डिवाइन एनर्जी की जो हम बात कर रहे हैं, वो इन सब चीजों की को गवर्न कर रही है। तो सोचो कि वहां पर कितनी अवेयरनेस होगी, वहां नॉलेज कितनी होगी जो कि गैलेक्सीज को गवर्न कर रही है। अभी तो एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है ना, नहीं तो कब का खत्म हो जाता। कैसे, मतलब थियोरेटिकली इज फाइन, मतलब प्रैक्टिकली आई समटाइम्स थिंक देखो, प्रैक्टिकली सोचना है तो आपको अपने आप को कॉस्मिक वर्ल्ड से कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा वो कितना वास्ट है, क्योंकि वो खत्म ही नहीं हो सकता ना, आप कितना ट्रैवल कर लोगे। जो चीज खत्म ही नहीं हो सकती उसमें, हाँ आप ये जरूर कर सकते हो, जब आप ट्रैवल करते हो तो बेसिकली आप अपने आप की अवेयरनेस को बढ़ा रहे हो।
तो जब आपकी अवेयरनेस उस लेवल पे पहुंच जाएगी तो आप ये देख भी पाओगे और बिलीव भी कर पाओगे कि जो चीज बोली गई है वो सही है। आप उस वास्टनेस को देख पाओगे, उसको महसूस कर पाओगे। जब आप महसूस करोगे तो आपको पता चल जाएगा ना, ये तो खत्म ही नहीं होगा, मैं जितना चलता जाऊंगा ये उतना ही और आगे है। तभी तो लोग जो स्पेस में जाते हैं उनकी जर्नी कभी खत्म थोड़ी ना होती है। खत्म होने की बात ही, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि हमें ही नहीं पता कितना बड़ा है ये। तो बोलते हैं कि सब कुछ स्पेस ही, अल्टीमेटली एवरीथिंग इज स्पेस। यस, एवरीथिंग इज स्पेस ओनली, एवरीथिंग इज स्पेस। देखो ये वो स्पेस है जिसके अंदर टॉफी के ऊपर कवर चढ़ा हुआ है और वो टॉफी अर्थ है। आप इसको ऐसे सोचो, क्योंकि स्पेस में तो ना ना एयर है, ना ना वहां पे टाइम एंड मोशन तो है ही नहीं ना स्पेस में। टाइम और रियल है वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो स्पेस है। स्पेस तो स्पेस है ना, वो तो वैक्यूम है। मतलब है वो एयर भी है। इसलिए हम कहते हैं कि स्पेस के अंदर अर्थ जो है वो टॉफी है जिसके ऊपर रैपर चढ़ा हुआ है, जिसके अंदर अपना एक एनवायरनमेंट बनाया गया, क्रिएट किया गया। And we always say that every planet is the testing ground for the divine energy. तो हर टेस्टिंग ग्राउंड में अलग स्पीशीज और अलग टेस्ट करने के लिए सामान होता है ना। केमिकल लैब के अंदर डिफरेंट केमिकल्स होते हैं ना, टेस्ट करने के लिए, समझने के लिए कि इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा। अर्थ भी तो वही है, अर्थ भी तो एक केमिस्ट्री की लैब ही तो है, और क्या है। या वो फिजिक्स की लैब है जहां पर हम कहते हैं इतना प्रेशर डालोगे तो कितना दर्द होगा और उसका आउटकम क्या होगा, थप्पड़ पड़ेगा या चपेट पड़ेगी या घूसा पड़ेगा या लात पड़ेगी, वही तो है। तो पूरी अर्थ ही तो एक केमिस्ट्री की लैब और एक फिजिक्स का लैब है। इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। अब केमिस्ट्री की लैब को प्रॉपर बनाना होता है तो उसके अंदर हम सारे केमिकल टेस्ट ट्यूब और बीकर्स लेके आते हैं ना, एनवायरनमेंट बनाते हैं ना उस लैब को फंक्शन करने के लिए। तो गॉड ने भी तो अर्थ को ऐसे ही बनाया है। नहीं, ये काम करना चाहिए था ना कि जहां से मरते हैं वहीं से लाइफ शुरू होनी चाहिए दोबारा से। ऐसा क्यों? तो वहां से क्यों शुरू हुई हो? मतलब वो तो भाई देखो, जो भी मटेरियल एनवायरनमेंट है वो तो एक वाइब्रेशन को जनरेट करने के लिए है। नहीं, फिर से बच्चे बनो, दोबारा पढ़ाई करो, फिर से तो आगे ऐसे बढ़ो। ही ऐसे ही तो होता है। तो आपको क्या लगता है कि जब आप मरते हो तो आप क्या सेकंड क्लास में चले जाते हो? बिल्कुल भी नहीं। जब तक आपकी फर्स्ट क्लास की अवेयरनेस पूरी नहीं होती आप बार बार वहीं पे अटकते रहते हो, आप फेल हो जाते हो। नहीं वो ठीक है, लेकिन जैसे जो बचपन से लेके जवानी तक का सफर है वो तो मतलब खाम खा गुजारने वाले, स्कूल में दोबारा जाओ, फिर से पढ़ो, एग्जाम हाँ पास तो करो। भैया, तो एक मिनट, तो मैं बोला किसने था? ये तो बड़ी अच्छी कन्वीनियंस है कि अगर मैंने मरने से पहले नहीं सीखा मुझे वापस से बच्चा बना दो। वेरी गुड फिर तो आप नेवर एंडिंग वर्लविंड के अंदर ही फंस जाओगे, फिर तो आप और ज्यादा कन्वीनियंस हो जाओगे। आप तो बोलोगे चलो इस बार भगवान जी को बोलोगे देखो ऐसा है, चार चार बार गलतियां करी थी, पूरा तो काम हुआ नहीं, वापस भेज दो। वो बोलेगा अच्छा ठीक है तू दोबारा बन जा। फिर तुम छह और कोई दूसरी गलतियां कर दोगे, फिर बोलोगे यार अभी भी नहीं हुआ। तुम तो अपनी कन्वीनियंस के चक्कर में कभी मरोगे ही नहीं, और दूसरे लोगों के लिए मुसीबत और खड़ी कर दोगे जो उस समय आपको हेल्प करने के लिए जो बनाने पड़ेंगे भगवान को। भगवान का ना सोचो, अपना सोच लो। जर्नी फ्रेश स्टार्ट होती है ना, मतलब फिर से बगैर कुछ याद के, या मतलब वही इट तो इज सबसे वेरी बड़ी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी तो यही है। तो फिर अपने आप को एक्सप्लोर करने की बात ही क्या है अगर तुम्हें सब कुछ ही पता है तो। देखो गॉड ने तुम्हें ये तो नहीं कहा ना कि अगर तुम्हें उसके बारे में जानना है तो तुम्हारे पास क्या मीन्स नहीं दिए, उसने दिए है ना मीन्स। कि आप मेडिटेशन के थ्रू, आप सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू अपने सबकॉन्शियस को ओपन करो, उसमें से पढ़ो कि आपने क्या करा है। उसने उसके लिए मना थोड़ी ना करा, उसने तो प्रोसेस दे दिया, आप कर लो। हाँ, लेकिन जब तक समझ आती है, साल जिंदगी के 35-40 साल निकल ही जाते हैं। तो वो तो भगवान ने नहीं बोला था ना, मैंने तो नहीं कहा था कि तू बचपन से अनईजी होके सबकी बातें मान ले। हम्म हम्म तो ये डिसीजन भी तो मेरा ही था कि मुझे ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए आने से पहले। हम्म अगली बार जब नीचे आओ तो बोल देना कि जब बचपन में एक साल में मुझे अकल ना आए तो मुझे थप्पड़ मार के समझा देना। हम्म। जो पहले अगर से आप समझाई तब भी पहले नहीं समझ समझाई। गए, अगर आप तब भी समझ गए तो भी आप बहुत बड़े इंसान हो। राइट। क्योंकि लोग उस समय भी नहीं समझते, क्योंकि वो कहते हैं यार मेरे को इसने थप्पड़ क्या सोच के मारा है, मेरी इसके साथ तो ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, मेरी ईगो आ गई, अब मैं इसको दो मारूंगा। हम्म और वो हम कर देते हैं।
तो मतलब हाँ, या तो तुम ये बोल के आना ऐसा है, जब मैं नहीं सीख पाऊं तो मुझे किसी ऐसी जगह में ले जाके मुझे बोलना कि मैं इसको खोदूं, उसके अंदर एक पर्ची होनी चाहिए जिसके अंदर ये लिखा होना चाहिए कि मैं गॉड हूं और मैं तुझे बोल रहा हूँ तुझे ये करना है। आप वो पर्ची पढ़ने के बाद भी उसे सच नहीं मानोगे। आप बोलोगे किसी ने मेरे साथ प्रैंक करा, किसी ने मेरे साथ मजे ले लिए। हाँ, ईगो ईगो आने नहीं देगी ना, आने नहीं चक्कर। एग्जैक्टली तो वो इन्फ्लुएंस तो है ना जिंदगी में। मैं हूँ, मैं सब कुछ मैं ही हूँ, अहम हाँ, तो वो ब्रह्मास्मि। सब कुछ मैं ही तो हूँ। ये सारी बीमारी मटेरियल वर्ल्ड में मैं की वजह से ही तो है। अहम ब्रह्मास्मि वाली अभी तक। तो वो समझ नहीं आया ना किसी को, वो ब्रह्मस्मि स्पिरिचुअल के हिसाब से बोला गया, वो मटेरियल वर्ल्ड में नहीं बोला गया। हाँ, लेकिन आदमी तो मिडिल वर्ल्ड को लेके चलता है कि सब कुछ मैं ही हूँ। तभी तो तभी तो वो हम वो जो मैं साक्षी हूँ उसका मीनिंग तो कितना गलत निकल सकता है। बहुत बहुत ज्यादा मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं लोग उसको। हाँ, तो लोग करते हैं मिस इंटरप्रेट, लोग अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए बोलते हैं मैं थोड़ा ना कर रहा हूँ, तो मेरे से करवाया जा रहा है, मैं दारू थोड़ा ना पीता हूँ, ये तो भगवान ने बोला पी लो तो मैंने पी लिया 100 मेरे अंदर बैठ के। ये वाली बात तो मैंने कितनी बार सुनी है लोगों से, और मैं अंदर बैठ के बहुत खुश होता हूँ। मैंने कहा भगवान जी क्या क्या बोलते रहते हो आप लोगों को, मतलब आप कुछ भी बोल देते हो किसी को। तो वहां से फिर जब मुझे थप्पड़ पड़ता है और मुझे बोला जाता है ये मैंने नहीं बोला है, ये मेरे पे मत डाल। तो जब भगवान के साथ कॉन्वर्सेशन होती है तो वो मुझे बोलते हैं अरे तू मेरे पे क्यों डाल रहा है, मैंने नहीं बोला। ये उससे पूछ कि जब उसके दोस्त ने उसे बोला था कि इससे पीने से ये होता है तो उसने मानी क्यों, और तुम खामखा मेरे को बीच में लाके मेरे सिर पे पर्चे फाड़ दो कि ये मैंने बोला। कह रहे मैंने नहीं बोला ये, क्योंकि वो ये कहते हैं अच्छा ठीक है ये मैंने बोला है, लेकिन इसका मीनिंग तो बता मैं क्या बोलना चाह रहा था। वहां पर चीजें क्लियर हो जाती हैं, एंड वी कम टू नो दैट वी हैव वी हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड फॉर आवर विद आवर ओन convenience and needs, because of which we have changed the meaning and definition of a particular sentence, and that too for our own convenience. तो ये चीजें हैं, जो रियल मीनिंग है वो अलग है, हमें उसको देखना है। हाँ, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, जब हम ये देखेंगे तो हम कभी भी सही चीज को नहीं देख रहे, हम देख ही नहीं रहे हैं उसे। चलो दैट इज गुड, ये ना मैंने रिकॉर्ड कर लिया, लेट मी जस्ट अपलोड सर इट। हाँ जी। सर चक्रास कैसे ओपन होते हैं? कैसे ओपन होते हैं, जैसे तो लिम्का की बॉटल खोलता है। सिंपल है, सिंपल होता तो लिम्का की बॉटल ले खोल मैं तो 7 की 7 ओपन कर लेता। एक बार मुंह लगाओ, ढक्कन खोल तो वही। Good one, Dhruv. सिंपल है। इतने सीरियस हो गए क्यों पूछ रहा हूँ, तो ये समझ नहीं आई। ओके देखो चक्रा, सर एक्चुअली मेरे पास ओपनर नहीं है ना, इसलिए मैं सीरियस हूँ। हाँ वो ठीक है। अब मैं ये बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करो कि अगर आपके पाथ में चक्रास को खोलने का है या आपको अगर उसके बारे में जानना है, तो फर्स्ट रीड सम बुक्स व्हिच इज बीन रिटन बाय सम पीपल अबाउट व्हाट चक्रा इज ऑल अबाउट। उसको पढ़ लो, देखो उससे कितने इन्फ्लुएंस होते हो, क्योंकि चक्रा को खोलने का प्रोसेस तो मुझे मालूम है, लेकिन पॉइंट ये है कि उसको खोलने का प्रोसेस बताने के लिए एक सोल को उस पर्टिकुलर लेवल ऑफ अवेयरनेस पे पहले आना पड़ेगा, उसके बाद उसे वो नॉलेज दी जाएगी कि इसको ऐसे अब आप खोलोगे या आप इसको ओपन करने के प्रोसेस पे चलोगे। तो बेटर ये है कि एक दो बुक्स पहले पढ़ लो जो मार्केट में है, थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ लो, गेट सम इन्फ्लुएंस। मैं जान करके वर्ड यूज कर रहा हूँ इन्फ्लुएंस, क्योंकि उसके बारे में पढ़ के तुम इन्फ्लुएंस हो जाओगे सोच के कि यार इसको करने से ये हो जाता है तो मुझे ये मिल जाएगा। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ना कि मुझे ये मिल जाएगा, वो गलत है, क्योंकि चक्रा जो भी खोलता है वो अपने लिए नहीं खोलता, वो नेचर के काम के लिए खोलेगा, तो उससे खुद को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसे पर्सनल बेनिफिट उसे नहीं मिलेगा। हाँ, वो एक बहुत हाई लेवल ऑफ अवेयरनेस पे पहुंच जाएगा जिसमें उसकी जो डिटैचमेंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसलिए कह रहा हूं कि पहले टेक्स्ट को पढ़ो जो आपको मिल रहा है, उससे इन्फ्लुएंस हो जाओ, पहले अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लो, सर वो वो तो बेटर है। बनाइए ना फिर। वो आप कुछ भी ढूंढो, गूगल पे सर्च करो, रैंडमली अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो, इन्फ्लुएंस करो। जब तुम इन्फ्लुएंस हो जाओगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, और जब तुम अपने आप को पर्सनल
बेनिफिट के लिए सोचोगे तब मुझे बताना, फिर मैं तुम्हें रियलिटी बताऊंगा कि ये होता किस लिए है। कोई भी चीज को हम समझना है तो हमें थोड़ा सा उसके बारे में खुद एफर्ट करके उससे इन्फ्लुएंस होना चाहिए। अगर सच जो है वो पहले बता दूंगा तो उसकी वैल्यू फिर इतनी समझ में नहीं आएगी, और हो सकता है कि तुम जबरदस्ती अपने आप को उस पाथ के ऊपर ले जाओ कि नहीं मुझे तो करना है, ईगो, या वो क्यूरोसिटी एक लेवल से जब आगे चली जाती है तो ईगो में आ जाती है, और लोग वहां पहुंच तो जाते हैं लेकिन उसको गलत तरीके से पहुंचते हैं, और उसका गलत फिर बेनिफिट होता है, और वो अपने लिए बहुत बड़ी, उससे भी बड़ी मुसीबत क्रिएट कर लेते हैं आने वाली जिंदगियों के लिए। प्रेजेंट लाइफ के लिए नहीं, आने वाली कितनी लाइफ के लिए वो गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे तो उसका क्या फायदा है। ऊपर जाके मार तो मुझे ही पड़ेगी ना फिर। क्या तुमने इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से पहले जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था उसको फॉलो किया, और मैं बोलूंगा नहीं, तो फिर मुझे चपेट पड़ेगी, भाग जाए यहाँ से। मेरी ग्रोथ भी तो रुक जाएगी ना उसकी वजह से। तो हर इंसान अपनी ग्रोथ के हिसाब से चले, बेटर है। थोड़ा करो, इन्फ्लुएंस करो अपने आप को, उसके बाद देखेंगे क्या है। ठीक है, चलो ठीक है, मैं कॉल को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसको अपलोड करके फिर बताता हूँ, सो यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर। ठीक है, All right, thank you. Okay, Good night. thanks, Karan. बाय बाय। Bye. Bye.